नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन प्रश्न चैनल पर। आज का प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं परम पावक दलाई लामा, जिन्हें हम सभी जानते हैं, वे बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं के प्रमुख नहीं हैं? यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन यह सच है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हैं, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 मुख्य स्कूलों में से सबसे नया है। तो फिर तिब्बती बौद्ध धर्म की ये 4 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? इनकी स्थापना कब और कैसे हुई? और सबसे ज़रूरी, इनकी जो दर्शन है, यानी जो फिलॉसफी है, में क्या अंतर है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम तिब्बती बौद्ध धर्म के इन 4 स्तंभों को समझेंगे। एक एक करके अच्छे से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल माइंड मैप की तरह। सबसे पहले हम उस नींव को समझेंगे जिस पर ये सभी स्कूल टिके हैं, यानी वज्रयान बौद्ध धर्म। इसके बाद हम इन 4 स्कूलों को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि इनके संस्थापक कौन थे, इनकी मुख्य फिलॉसफी क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो पहले समझ लेते हैं कि वज्रयान बौद्ध धर्म क्या है। तो दोस्तों, इन 4 स्कूलों को समझने से पहले हमको यह समझना चाहिए कि इनकी नींव क्या है, इनकी फाउंडेशन क्या है। जड़ को समझना जरूरी है, और वह जड़ है वज्रयान। तिब्बती बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं वज्रयान परंपरा का ही हिस्सा हैं। वज्रयान संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है वज्र का वाहन। आपके सामने स्लाइड में शो भी हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, यानी वज्र का वाहन, यानी डायमंड व्हीकल, या इसको बोला जाता था थंडरबोल्ट व्हीकल। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वज्र हीरे की तरह अविनाशी, शक्तिशाली माना जाता है, जो इस मार्ग की मजबूती और प्रभावशीलता का प्रतीक है। इसे मंत्रयान और तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह महायान बौद्ध धर्म के भीतर ही एक ऐसी परंपरा है जिसका लक्ष्य एक ही जीवन में तेजी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। आइए इसके कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं। मुख्य साधनाएं इसकी हैं, इसमें मंत्र, मंडल, मुद्रा और देवता योग शामिल है। गुरु शिष्य परंपरा भी दिखती है। वज्रयान में एक योग्य गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु ही शिष्य को दीक्षा के माध्यम से गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। दार्शनिक आधार भी इसकी एक विशेषता है। इसका दार्शनिक आधार महायान के माध्यमिक और योगाचार जैसे दर्शनों पर टिका है। इसका लक्ष्य, अंतिम जो इसका लक्ष्य है, सभी सजीव प्राणियों के लाभ के लिए एक ही जीवन काल में बुद्धत्व प्राप्त करना है।
तो ये 4 स्कूल वज्रयान की छतरी के नीचे आते हैं, लेकिन हर स्कूल ने अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए अनूठा रास्ता और दर्शन विकसित किया है। चलिए अब एक एक करके इन स्कूलों को समझना का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 8वीं सदी में और मिलते हैं, देखते हैं कि तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पहले शाखा जो 8th सेंचुरी के आसपास की बात है, यानी सबसे प्राचीन स्कूल, जिसको हम आपके सामने स्लाइड में देख भी रहे हैं आप, इसका नाम है निगमा। परंपरा का संरचना आपके सामने दे दी है। इसका जो उपनाम है, इसे प्राचीन परंपरा यानी द एंशियंट भी कहा जाता है। संस्थापक अगर बात करें तो यह तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्कूल है। इसकी जो स्थापना 8th सेंचुरी में हुई, जब तिब्बती राजा त्रिशूंग के निमंत्रण पर भारतीय जो गुरु पद्म संभव, जिन्हें तिब्बत में गुरु रिनपोछे कहा जाता है, और आचार्य सांतर छित तिब्बत आए। 2 आचार्य भारत से तिब्बत गए। तो दोस्तों, इनका मुख्य दर्शन, इनकी सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची शिक्षा को जोगचेन कहा जाता है। जोगचेन का अर्थ है द ग्रेट परफेक्शन। हमारा वास्तविक स्वरूप पहले से ही पूर्ण और शुद्ध है, यह इनका मूल विचार है। हमें कुछ नया हासिल नहीं करना है, बल्कि बस अपने भीतर मौजूद इस सहज बुद्ध स्वभाव को पहचानना है। यह साधना प्रयासहीनता और स्वाभाविकता पर जोर देती है। यह इनका मुख्य विचार था। यह दर्शन एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि ज्ञान प्राप्ति कोई निर्माण नहीं, बल्कि एक पहचान है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के अन्य व्यवस्थित मार्गों से इसे अलग करता है। तो दोस्तों, यह पहला स्कूल रहा। अब आते हैं दूसरे स्कूल पर, जिसको आप हम जानते हैं काग्यू के नाम से। तो आप सामने देख सकते हैं काग्यू स्कूल या काग्यू वंश। इसको मौखिक परंपरा का स्कूल भी कहा जाता है। यह पहले वाले स्कूल से जो कहता था मन के सहज स्वरूप पर जोर देता था, जबकि जो यह काग्यू परंपरा का महामुद्रा दर्शन भी मन की सीधी अनुभूति पर ही केंद्रित है, लेकिन इसकी साधना का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका अगर बात करें कि इसका जो उपनाम है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, तो वो शाब्दिक अर्थ यही है कि मौखिक परंपरा या कानाफूसी से मिली शिक्षा, क्योंकि इसमें ज्ञान गुरु से शिष्य को सीधे मौखिक रूप से दिया जाता था। अगर बात करें संस्थापक की, इसकी परंपरा 11th सेंचुरी के आसपास भारतीय योगियों तिलोपा और नरोपा से शुरू होती है। तिलोपा और नरोपा से शुरू होती है। यह ज्ञान तिब्बती अनुवादक मारपा को मिला। मारपा से उनके शिष्य मिला रेपा को मिला, जो तिब्बत के सबसे महान योगी माने जाते हैं। और मिला रेपा के शिष्य गंपोपा ने इसे एक व्यवस्थित स्कूल के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, इनमें जो नाम है वो थोड़े से आपको आश्चर्यजनक लग सकते हैं, लेकिन उन नाम का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो देख लेते हैं अब मुख्य दर्शन का क्या है इस स्कूल का।
इसकी केंद्रीय शिक्षा महामुद्रा या द ग्रेट सील है। महामुद्रा को द ग्रेट सील कहा जाता है। यह मन के वास्तविक स्वरूप की सीधी अनुभूति पर केंद्रित है। इसकी जो साधना में किसी कल्पना के बजाय सीधे जानने का क्या किया गया है, अभ्यास किया जाता है। इसके साथ नरोपा के 6 योग भी जुड़े हुए हैं। महामुद्रा का मार्ग अवधारणाओं और बौद्धिक विश्लेषण से परे है, प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता देता है, जो इसे उन साधकों के लिए विशेष बनाता है जो सीधे ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। तो यह जानकारी दूसरे स्कूल की रही। अब देखते हैं तीसरे स्कूल की। तीसरा स्कूल है सांख्य स्कूल। दोस्तों, सांख्य स्कूल को पीली मिट्टी का स्कूल भी कहा जाता है। यह जो पहला और दूसरा स्कूल से कितना अलग है, चलिए देख लेते हैं। सांख्य परंपरा का एक विस्तृत दार्शनिक और साधना मार्ग प्रस्तुत करती है। यह स्कूल जो है एक विस्तृत दार्शनिक और साधना मार्ग प्रस्तुत करता है, जो अध्ययन और अभ्यास को एक साथ लेकर आता है। इसका अगर उपनाम की बात करें तो सांख्य मठ के नाम पर पड़ा है, जिसे 1073 सेंचुरी में एक ऐसे जगह पर बनाया गया जहाँ की मिट्टी का रंग पीला था। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो 11वीं सेंचुरी में खून परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी। इसके एक प्रमुख शुरुआती गुरु थे जिनका नाम द्रोगमी था। द्रोगमी जिन्होंने नरोपा से शिक्षा प्राप्त की थी। इनका मुख्य दर्शन इस स्कूल की सबसे प्रमुख शिक्षा लामडे, यानी जिसका अर्थ है मार्ग और उसका फल। यह वज्रयान के भीतर ध्यान का एक बहुत ही व्यवस्थित और संरचित मार्ग है। इस स्कूल की एक अनूठी विशेषता इसका वंशानुगत नेतृत्व है, यानी हेरिडिटरी लीडरशिप है। स्कूल का प्रमुख, जिसे सांख्य लिजिन कहा जाता है, खून परिवार के पुरुष वंश से ही चुना जाता है। लामडे का संरचित जो मार्ग है और वंशानुगत नेतृत्व सांख्य स्कूल को एक मजबूत संस्थागत पहचान देता है, जो इसे अन्य स्कूलों से अलग करता है। तो यह जानकारी रही तीसरे स्कूल की। अब आते हैं दोस्तों चौथे स्कूल पर। चौथा स्कूल आपके सामने है, जो गेलुग। चौथे स्कूल का नाम है, क्या है ना, गेलुग, सदाचार की परंपरा, जिसका अर्थ है यह, अगर बात करें कि इस स्कूल की क्या विशेषता है, यह अनुभवात्मक मार्गों के विपरीत है। गेलुग स्कूल एक अधिक संरचित और क्रमिक मार्ग है, जैसे लाम रिम कहा जाता है। अगर इसकी उपनाम की बात करें तो इसे सदाचार की परंपरा भी कहा जाता है। और इसके जो अनुयायी हैं, जो फॉलोवर हैं द्वारा, जो इसमें जो फॉलोवर हैं वो पीली टोपी के कारण येलो हैट स्कूल भी इसको कहा जाता है। संस्थापक की बात करें, यह सबसे नया और आज सबसे बड़ा स्कूल है। इसकी जो स्थापना महान विद्वान जे ट्यूग, यानी आपके सामने नाम स्क्रीन पर आ रहा है, ट्यूसुंग खापा है।
दोस्तों इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, यह बहुत प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत करता है। सुंग खापा है। 1409 में कादेन मठ की स्थापना के साथ की। मतलब यह है, जो एक विद्वान थे, इनका विद्वान का नाम क्या था? सुंग खापा। उन्होंने 1409 में गादेन मठ की स्थापना की थी। तो इसका अगर मुख्य दर्शन की बात करें तो जो लामरिम है, जिसका अर्थ है ज्ञानोदय के मार्ग के चरण, यानी स्टेजेस ऑफ द पथ टू इंटर एनलाइटमेंट। लामरिम जो शब्द है उसका अर्थ है ज्ञानोदय के मार्ग के चरण, यानी स्टेजेस ऑफ द पथ टू एनलाइटमेंट। यह भारतीय गुरु अतीश की शिक्षाओं पर आधारित एक क्रमिक और व्यवस्थित मार्ग है, जिसमें कदम दर कदम आगे बढ़ा जाता है। जैसा कि हमने वीडियो में शुरुआत में बताया, दलाई लामा इसी स्कूल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। दलाई लामा को करुणा के बोधिसत्व का अवतार माना जाता है। यानी यह क्रमिक मार्ग अकादमिक और अनुशासित अध्ययन पर जोर देता है, जिसने गेलुग स्कूल को तिब्बत का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली मठवासी संस्थान बनाने में मदद की। अब सवाल उठता है कि ये दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित थे या इन्होंने इतिहास की धारा को भी जोड़ने का प्रयास किया या मोड़ने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गेलुग स्कूल और दलाई लामा का राजनीतिक उदय। इससे पता चलता है कि ये स्कूल सिर्फ मठों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने तिब्बत का भाग्य भी तय किया। अगर हम बात करें कि 17वीं सेंचुरी की, तो उस समय तिब्बत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। गेलुग स्कूल काग्यू स्कूल के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था, जिन्हें उस समय के शासक उस समय के शासक सांगपा राजवंश का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में पांचवें जो दलाई लामा के प्रभावशाली प्रबंधक सोनम राबतेन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने खुर्शीद मंगोल सरदार खुसरी खान से सैन्य सहायता मांगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सैन्य हस्तक्षेप सोनम राबतेन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, और पांचवें दलाई लामा ने स्वयं इस हिंसा का विरोध किया था। खुसरी खान की सेना ने पांचवें दलाई लामा के प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। इसका परिणाम ऐतिहासिक था दोस्तों। 1642 में पांचवें दलाई लामा, जिन्हें द ग्रेट फिफ्थ भी कहा जाता है, को एक एकीकृत तिब्बत का आध्यात्मिक और सांसारिक शासक घोषित किया गया। उन्होंने गादेन यानी गादेन नामक सरकार की स्थापना की, जिसने तिब्बत पर 300 से अधिक वर्षों तक शासन किया। 300 से अधिक वर्षों तक विचार कीजिए। उन्होंने भाषा में प्रसिद्ध पोताला पैलेस का निर्माण भी शुरू करवाया। इस घटना ने न केवल तेलुगु स्कूल को तिब्बत में सबसे प्रभावशाली बना दिया, बल्कि दलाई लामा का जो पद है, जो पदवी है, उसको भी एक नई दिशा दी, जिसके पास अपार राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति थी। यह उदाहरण दिखाता है कि ये दार्शनिक स्कूल तिब्बत और मध्य एशिया के इतिहास को आकार देने में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यह 4 स्कूल के बारे में आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हाँ, इसमें जो शब्द हैं
वो थोड़े से जटिल जरूर लग सकते हैं, क्योंकि वो शब्द दूसरे परिवेश, दूसरे संप्रदाय से आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सामने एक समरी भी लगा दी है, जो मैंने आपको पढ़ाने का, आज समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।